डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक हंगामी इजलास तलब किया था और तमाम ओहदेदारान से कह दिया था, आप सबको जब यकीन हो गया है कि कातिल फरहाद के हाथों सुबह मारा जाएगा तो बेहतर है खुद उस कातिल को गिरफ्तार करके अपना नाम रोशन करें। एक ओहदेदार ने कहा, हमें अपने बच्चों की फिक्र है। फरहाद ने जिस तरह शकील और इमरान को यरगमाल बनाया उसी तरह हमारे बच्चों के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। पुलिस के आला अफसर ने कहा, मैंने 12 अफसरों को उनके सिपाहियों के साथ राजा सफदर की तलाश में रवाना किया है। कुछ भी करो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। वो जितना बासर है उतना ही हमारे लिए दर्द सर बन गया है। इस एक शख्स को बचाने के लिए हम रिश्वतखोर और नाअहल कहलाना मंजूर नहीं करेंगे। आप लोगों ने सुना, सूबाई सेक्रेटरी साहब हमारे खिलाफ और फरहाद की हमायत में बोल रहे हैं। वो टेलीपैथी के दबाव में थे। कुछ भी हो, हमसे ये कहा गया है कि फरहाद अपनी बहन के दरवाजे पर अवामी अदालत कायम रखेगा। इसका मतलब ये है कि आइंदा हम अपने इख्तियारात को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो इसी तरह लोगों के सामने हमारी इंसल्ट करेगा। राजा सफदर अपनी हमाकत से हम पर यह मुसीबत ले आया है। सुना है फरहाद सुपर पावर के खिलाफ बहुत मसरूफ रहता है, उसे इधर आने की फुर्सत नहीं मिलती है। बहनोई के कत्ल ने उसे आने पर मजबूर कर दिया है। इसका मतलब है कातिल को सजाए मौत देने के बाद वो चला जाएगा, हमें उससे निजात मिल जाएगी। मजिस्ट्रेट ने पुलिस के आला अफसर से कहा, प्लीज़ आप राजा सफदर को सुबह से पहले किसी तरह भी गिरफ्तार करें, उसे फरहाद के हवाले करें। आला अफसर ट्रांसमीटर के जरिए रब्ता करने लगा। ट्रांसमीटर के स्पीकर से बारी बारी मुख्तलिफ अफसरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो जिन अड्डों पर छापे मारने गए थे वहाँ से रिपोर्ट सुना रहे थे कि राजा सफदर किसी अड्डे में नहीं है, उसकी खास मातियत को हिरासत में लिया गया है, लेकिन वो भी अपने बॉस के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। दूसरे पुलिस अफसर ने कहा, मैंने राजा सफदर के बड़े बेटे राजा अकबर अली को भी गिरफ्तार किया है। वह कस्में खाकर कह रहा है कि उसे अपने बाप की रूपोशी के बारे में कुछ मालूम नहीं। आला अफसर ने कहा, राजा अकबर अली से बोलो ठीक 2 बजे उसकी मौत है। अगर बाप गिरफ्तार होगा तो फरहाद बेटे को जिंदा छोड़ देगा। सर, मैं ये सारी बातें उसे बता चुका हूँ। ये कहते उसे हिरासत में ना रखा जाए, बाप को तलाश करने का मौका दिया जाए, उसे आज़ादी से तलाश करने दो, तुम उसके साथ रहो। मैं उनके दरमियान था, उनकी मसरूफियात को समझ रहा था। फिर मैं राजा अकबर अली के पास आया। पुलिस अफसर उसकी हथकड़ी खोलते हुए कह रहा था, तुम उसे तलाश करने के लिए जहाँ भी जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। वो सोचने लगा, 2 खुफिया पनाहगाहें ऐसी हैं जिनके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ, वहाँ पुलिस वालों को कभी नहीं ले जाऊँगा। फिर वो बोला, आप मुझे तन्हा जाने दें, वरना मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ डैडी को पहले से मालूम हो जाएगा कि मैं पुलिस वालों के साथ आ रहा हूँ। उसकी बातों के दौरान मैंने दोनों खुफिया पनाहगाहों का पता मालूम कर लिया। फिर पर्ल कॉन्टिनेंटल के कमरे में हाजिर हो गया। मैं यहाँ एंटोनी पाउलिया की हैसियत से काम कर रहा था। मैंने ट्रांसमीटर के जरिए राजा सफदर अली से रब्ता करने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि वो गॉडफादर के खास वफादार एंटोनी पाउलिया से ज़रूर बातें करेगा और उससे तहफ़्फ़ुज़ मांगेगा, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने ट्रांसमीटर कॉल का जवाब नहीं दिया। अगर वो पुलिस अफसर राजा अकबर के साथ उसकी खुफिया पनाहगाहों में जाने के लिए बज़िद रहता तो काम बिगड़ जाता। वो कमबख्त वहाँ से भी फरार हो जाता। मैं होटल के कमरे से बाहर आया, वहाँ से किराए की एक कार ली, फिर तेज़ी से ड्राइव करता हुआ शादरा की तरफ चल पड़ा। अगरचे मैं बरसों के बाद यहाँ आया था, लाहौर इतना बदल गया है कि पुराना लाहौर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन दाता दरबार के पास से गुजरते हुए वही बरसों पुराने रास्ते और मकानात नजर आने लगे। रावी के पुल पर पहुँचते ही टेलीपैथी की इब्तदा याद आ गई। इसी रावी के किनारे मैंने महीनों रियाजत की थी। ख्यालख्वानी सीखने के कितने ही अहम मरहलों से गुजरता रहा था। इसी दरिया ने मेरे अंदर ऐसी रवानी पैदा कर दी थी कि मैं आज भी दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रमा दमा रहता था। मेरे अंदर रावी कभी सूखता नहीं था, हर लम्हा जवान और भरपूर रहता था। मैंने मकबरा जहांगीर के बैरूनी फाटक के सामने कार रोक दी। आगे तीसरी गली में एक छोटा सा पुख्ता मकान था। आसपास गलियों में सन्नाटा था, आधी रात हो चुकी थी। मैंने इस पुख्ता मकान के सब्ज दरवाजे पर दस्तक दी। राजा अकबर की सोच ने बताया था कि तीसरी गली में सब्ज रंग के दरवाजे वाले मकान में उसका बाप अपनी एक दाश्ता के पास मिल सकता है। यह उसके बाप का नया अड्डा था, बेटे के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता था। दूसरी दस्तक पर किसी ने अंदर से पूछा, कौन है? दरवाज़ा खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं पूछने वाली के पास मकान के अंदर पहुंच गया। वो जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मैंने पूछा, क्या खालिद हमीद साहब यहाँ रहते हैं? नहीं, यहाँ कोई खालिद हमीद नहीं रहता। शुक्रिया, आपको ज़हमत दी, मुआफ़ी चाहता हूँ। मैं कदमों की आवाज़ पैदा करता हुआ वापस जाने लगा। वह दरवाजे से कान लगाकर सुन रही थी। उसकी सोच ने बता दिया कि राजा सफदर उसके पास नहीं है, पिछले 2 दिन से लापता है, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कार में आकर बैठ गया। फिर उस औरत की सोच में सवाल किया, वह अचानक लापता क्यों हो गया है? उसकी अपनी सोच ने कहा, बहुत बड़ा शरीफ बदमाश है, कभी पता नहीं चलता, कहाँ मरता खपता रहता है। मेरे लिए तो यही काफ़ी है
कि हर माह की 10 तारीख को मुझे 20,000 रुपये दे देता है। मैंने उसकी सोच में कहा, आज 11 तारीख है, कल 10 तारीख गुजर गई, वो 2 दिन से नहीं आया, फिर 20,000 कैसे अदा हो गए? उसकी सोच ने कहा, कल शादरा रेलवे स्टेशन का सिग्नल मैन आया था। उसने 20,000 देते हुए कहा था, राजा साहब ने यह रकम दी और ताकीद की है कि कोई भी आकर पूछे तो कह देना राजा साहब इधर नहीं आती हैं। मैंने उस सिग्नल मैन का नाम मालूम किया। वो औरत 20,000 की खुशी में उसका नाम पूछना भूल गई थी। मैंने उसकी याददाश्त को कुरीदना शुरू किया, शायद उसकी कोई छोटी मोटी सी पहचान हो। आखिर उसे याद आया कि सिग्नल मैन ने बाएं कलाई में मन्नत के कड़े पहने हुए थे। मैंने कार स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। ड्राइविंग के दौरान राजा अकबर के दिमाग में झांक कर देखा, वो पुलिस अफसर के साथ इसी मकान की तरफ आ रहा था जहां से मैं वापस जा रहा था। मैंने मेन रोड के किनारे कार रोक दी, रेल की पटरियों को पार करता हुआ सिग्नल कैबिन के पास आया, फिर सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर कैबिन में पहुंचा। वहां एक शख्स लकड़ी के तख्ते पर टेलीफोन के पास हो रहा था। आहट सुनते उठकर बोला, कौन है? मैंने दरवाजे पर आते ही उसकी बाईं कलाई में मन्नत वाले कड़े देख लिए। उसने मुझे देखकर पूछा, साहब आपको मुझसे कोई काम है? हाँ, मामूली सा काम है, मुझे राजा सफदर अली से मिला दो। वो पहले तो चौंक गया, फिर संभल कर बोला, मैं किसी राजा को नहीं जानता, आप मुझसे पूछने क्यों आए हैं? मैंने उसे बुत की तरह साकित बिठा दिया। उसकी सोच बताने लगी। वो वाकई किसी राजा सफदर का नाम नहीं जानता था। परसों रात को एक शख्स मामूली लिबास में उसे मिलने आया था। उसने कहा था, सुना है तुम जिस रेलवे क्वार्टर में रहते हो उसे किराए पर देना चाहते हो? सिग्नल मैन ने कहा, मैं एक आदमी से 100 रुपये एडवांस ले चुका हूँ, वो 1 हफ्ते बाद वहाँ आकर रहेगा। उस शख्स ने उसे 1,000 देते हुए कहा, यह पेश की है, जिससे 100 रुपये लिए हूँ उसे वापस कर दो। वो क्वार्टर मुझे रहने के लिए दो, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। सिग्नल मैन ने लालच में आकर वो रेलवे क्वार्टर उसे रहने के लिए दे दिया। वो एक कमरे का मकान था। राजा सफदर अली ने सोचा होगा, उस जैसे बेइंतहा दौलतमंद आदमी को ढूंढने के लिए शादरा के रेलवे क्वार्टर में कोई नहीं आएगा और वह एक मामूली आदमी की हैसियत से वहां छुपा रहेगा। दूसरे दिन 10 तारीख को उसने सिग्नल मैन से कहा, मेरे पास एक औरत की अमानत है, क्या तुम उसे ले जाकर पहुंचा दोगे? बेशक पहुंचा दूंगा। उसने कागज़ का एक बंडल दिया, उसे अपनी दाश्ता के घर का पता बताया। उस घर को सब्ज दरवाजे के जरिए पहचानना आसान था। उससे शख्स ने ताकीद की थी कि वो कागज़ का बंडल खोल कर ना देखे। सिग्नल मैन ईमानदार था, अमानत में खयानत करना गुनाह समझता था, इसलिए उसने कुछ देखे बगैर वो अमानत पहुंचा दी। उस औरत ने दूसरे कमरे में जाकर वो बंडल खोलकर देखा होगा। वापस आई तो बहुत खुश थी। उसे चाय या ठंडा पीने के लिए कहा, फिर पूछा, राजा साहब कहाँ हैं? सिग्नल मैन ने कहा, मैं किसी राजा साहब को नहीं जानता, एक शरीफ आदमी ने यहाँ अमानत पहुंचाने को कहा, मैंने पहुंचा दी। अब सिग्नल मैन सोच रहा था कि इस औरत ने भी किसी राजा साहब का पूछा था और यह आदमी जो अभी मेरे कैबिन में आया है ये भी राजा का नाम ले रहा है और मेरे किराएदार ने अपना नाम महमूद भट्टी बताया। मैं समझ गया कि महमूद भट्टी के पीछे मेरा मुजरिम छुपा हुआ है। मैं कैबिन से नीचे आकर रेल की पटरियां पार करता हुआ अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गया, फिर सिग्नल मैन को उसकी जगह से उठा दिया। वो कैबिन से बाहर आया, फिर रेलवे क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मैंने उसके दिमाग को इस हद तक ढील दी कि वो अपने क्वार्टर के रास्ते को पहचानते हुए चले, क्योंकि मैं रास्ता नहीं जानता था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सहमा हुआ आदमी कभी पहली दूसरी दस्तक पर आवाज़ नहीं देता, फिर रात के इस हिस्से में तो वो दस्तक उसके अंदर धमाका कर रही होगी। जब वो सिग्नल मैन दरवाज़ा पीटने लगा और कहने लगा, भट्टी साहब दरवाज़ा खोलो, बहुत ज़रूरी काम है। सिग्नल मैन की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे के करीब आया, फिर बोला, क्या बात है, इतनी रात को क्यों आए हो? मैंने सिग्नल मैन को खामोश रहने दिया। उसने पूछा, जवाब दो, मेरी नींद खराब करने क्यों आए हो? मैंने उस आवाज़ और लहजे के जरिए उसके दिमाग में पहुंचना चाहा। पता चला वो लहजा बदल कर बोल रहा है। सिग्नल मैन ने मेरी मर्जी के मुताबिक रोते हुए कहा, भट्टी साहब मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाने के लिए 200 रुपये की सख्त ज़रूरत है। वह झुंझलाकर बोला, लानत है, इतनी सी बात के लिए मेरी जान निकाल दी। ठहरो, मैं रुपये लाता हूँ। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। पहले अंदर तारीकी थी, फिर बल्ब रोशन हो गए। ज़रा इंतज़ार करना पड़ा, फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, दीवार के पास आओ और हाथ बढ़ाकर रकम ले लो। वो मुतमईन होने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था। छोटे से आंगन की दीवार बहुत नीची थी। मैंने सिग्नल मैन के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया। वो उछलकर दीवार पर बैठ गया। राजा सफदर अली एकदम से घबराकर यूं पीछे हटा जैसे मौत दीवार पर आ बैठी हो। उसने पूछा, तुम दीवार पर क्यों चढ़ गए हो? वो अंदर आंगन में कूद गया। राजा सफदर भागकर कमरे का दरवाज़ा बंद करना चाहता था। सिग्नल मैन ने एक लात मारी, दरवाज़ा बंद होते होते खुल गया। वो अच्छा खासा सेहतमंद था। सिग्नल मैन को मार पीट कर निकल जाना चाहता था, लेकिन 2-4 कराटे के हाथ पड़े तो वो चकरा गया। सिग्नल मैन उसकी गर्दन दबोचकर रोशन बल्ब के सामने ले आया। मैंने आंखों में झांक कर देखा तो दिमाग का रास्ता खुलता चला गया। फिर मैंने उसे उसके जरिए एक तरफ फेंकते हुए उसके दिमाग में जाकर कहा, अपनी आवाज़ और लहजा छुपाओ, मौत हर हाल में अपने वक्त पर आती है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, नहीं, तुम मेरे दिमाग में नहीं हो।
मैं 3 रातों से तुम्हें ख्वाब में देखता आया हूँ, यह भी एक ख्वाब है। सिग्नल मैन ने कहा, अपने मुंह पर जूता मारो, पता चल जाएगा सो रहे हो या जाग रहे हो। मैंने उसे अपने ही हाथों जूता खाने पर मजबूर कर दिया। मुंह पर जूता पड़ते ही तकलीफ से उठा। मैं जाग रहा हूँ, मगर ये टेलीपैथी क्या चीज़ है? सिग्नल मैन मेरी पिटाई कर रहे और फरहाद दिमाग में बोल रहे, मेरे खुदा ये सच है तो इसे झूठ बना दे। मैंने उसे छोड़कर तमाम आला ओहदेदारान और पुलिस अफसरान को बारी बारी मुखातिब किया। आपका जो कर्ज था उसे मैंने पूरा किया है। राजा सफदर अली को उसकी कब्र से जिंदा निकाल लाया हूँ। वह 2 बजे से पहले मेरी बहन के दरवाजे पर पहुंचेगा। आप हजरात तशरीफ़ ले आएं। फिर मैंने सलमान से कहा, लैला और सुल्ताना के साथ इन कैदियों को फिर से संभाल लो। माइक के जरिए ऐलान करो कि कातिल गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तारी का सेहरा किसी भी कानून के मुहाफिज के सर नहीं है। इस कातिल को 1 घंटे के अंदर अंदर सजा मिलेगी। फिर मैंने शाहीना से कहा, मेरी बहन जाने फरहाद, मैं तुम्हारा सुहाग तो वापस नहीं ला सकता, कातिल को ला रहा हूँ। तुम उसकी जैसी मौत चाहोगी वैसी ही मौत उसे मिलेगी। मैं अभी उसे ला रहा हूँ। इसके बाद मैं राजा सफदर के पास आया। वो क्वार्टर से निकल गया था और अब गुजरांवाला जाने वाली सड़क पर भाग रहा था। मैंने उसे पलटा दिया। वो अबाउट टर्न होकर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मेरी कार के पास आया, फिर दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। मैंने पिछली सीट से कहा, शाबाश, आगे चलो, पीछे मौत चलेगी। उसने घबराकर पीछे देखा, फिर चौंक कर बोला, मिस्टर एंथोनी पाउलिया तुम हो? थैंक्स गॉड, तुम मेरे बहुत ही बुरे वक्त में सहारा बनकर आए हो। प्लीज़ मुझे ऐसी जगह पहुंचा दो जहां टेलीपैथी ना पहुंचती हो। मैं ऐसी ही जगह तुम्हें पहुंचाऊंगा। गाड़ी स्टार्ट करो। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं एंथोनी की दाढ़ी मूंछे चेहरे से हटाकर खिड़की से बाहर फेंकने लगा। वो लाहौर से दूर जाने के लिए गाड़ी को मोड़ना चाहता था। मैंने उसे मुड़ने नहीं दिया। वो परेशान होकर बोला, मैं गाड़ी कहीं ले जाना चाहता हूँ, ये किसी और सिमत जा रही है। जाने दो, ये तुम्हारी निजात के रास्ते पर जा रही है। मैंने सुनहरे बालों वाली विग सर से उतारकर बाहर फेंक दी। रुमाल से चेहरे का आर्जी मेकअप पहुंचने लगा। उसने कई बार पलटकर कुछ कहना चाहा। मैंने उसे पीछे देखने नहीं दिया। वो तेजी से ड्राइव करता जा रहा था और परेशान हो रहा था कि शहर में क्यों आ गया है। फिर गुलबर्ग के रास्ते आकर परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि लिबर्टी मार्केट से परे शाहीना की कोठी थी। उसने कोठी से कुछ फासले पर कार रोक दी। मैं पिछली सीट से बाहर आ गया, दरवाजे को बंद कर दिया। वो ड्राइव करता हुआ आगे जाने लगा। कोठी के सामने दूर तक लोगों के सर ही सर नजर आ रहे थे। सब लोग कातिल का अंजाम देखने आए थे। पुलिस वालों ने कातिल की गाड़ी रोक दी। आगे किसी गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं था। पुलिस ने घेरा डाल रखा था। राजा सफदर कार से निकलकर एक कोठी के हाथे की दीवार पर चढ़ गया। फिर बुलंद आवाज से बोला, मैं राजा सफदर अली हूँ। मुझे देखो, मैं फरहाद के बहनोई का कातिल हूँ और अपने इबरतनाक अंजाम का मंजर तुम्हें दिखाने आया हूँ। एक पुलिस अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, खबरदार राजा सफदर, तुम निशाने पर हो, हमसे बचकर नहीं जा सकोगे। राजा सफदर ने कहा, इस चिड़ीमार को देखो, जब कातिल खुद गिरफ्तार होने आया है तो ये अपनी झूठी फर्ज शनासी दिखा रहे। सब लोग अफसर पर हंसने लगे। राजा सफदर ने कहा, लोगों, मैं मकतूल के दरवाजे पर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरा रास्ता रोके तो तुम सब उसे रोकने ना देना। मैं पुलिस वालों से भी कहता हूँ, इनकी कारकर्दगी दिखाने का वक्त गुजर चुका है, इसलिए वो खामोश तमाशाई बनकर फरहाद की अवामी अदालत का फैसला सुने और मुझे मेरे अंजाम को पहुंचने दें। वो अहाते की दीवार पर चलता हुआ दूसरी कोठी के अहाते की दीवार पर आया। फिर कहने लगा, दुनिया वालों, अपने मुल्क के बड़े बड़े लोगों से पूछो कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। मैं कभी हुकूमत की कुर्सी पर नहीं बैठता, लेकिन हुक्मरानों और अपोजिशन वालों की नाक में दम करता रहता हूँ। दोनों से मुराद और ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हासिल करता हूँ। मैं यहाँ का बेताज बादशाह हूँ। ये इबरत का मुकाम है कि मुझ जैसा बाइख्तियार और बेपनाह ताकत रखने वाला इतना बेख्तियार और बेबस हो गया है कि अपना कोई हरबा आजमाकर खुद को सज़ा से नहीं बचा सकता। इंसान और उसकी तमाम तवानाइयाँ नापायदार हैं। देखते ही देखते हमारा सरे पुरगुरूर खाक में मिल जाता है। वो बोलता हुआ शाहीना की कोठी के अहाते की दीवार पर आ गया। फिर बोला, इस दुनिया से जाते जाते ये भी एतराफ़ कर लूँ कि मैं यहूदी तंजीम का कुत्ता हूँ। मैंने यहूदियों के मुफाद में बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। मैं दौलत यहूदियों से हासिल करता हूँ, नमक पाकिस्तान का खाता हूँ और पाकिस्तानी कौम पर भोंकता हूँ और उसे काटता हूँ। ये सुनते ही लोग मुश्तइल हो गए। पत्थर उठा उठाकर राजा सफदर को मारने लगे। ये कौम बड़े से बड़ा धोखा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन यहूदियों की साजिशों और उसके ज़रे खरीद कुत्तों को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरा हजूम उस पर टूट पड़ा था। ये ऐसी सिचुएशन थी जिस पर काबू पाना मुमकिन नहीं था। पुलिस वाले इतने बड़े हजूम को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी उन्हें मजहबी जोश और जज्बे से बाज नहीं रख सकते थे। मैंने शाहीना से कहा, इस हजूम को काबू में करना मुमकिन नहीं है। मुझे अफसोस है, कातिल को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सजाए मौत नहीं मिलेगी। भाईजान, इससे ज़्यादा इबरतनाक सज़ा हम और आप नहीं दे सकते थे। मेरे वतन के लोग हमेशा बेहिस और ख्वाबीदा नहीं रहते। जब बेदार होते हैं तो दुश्मनों की बोटियाँ नोच लेते हैं। वाकई यहूदियों के दलाल की बोटियाँ नोची जा रही थीं।
वह तड़प तड़प कर मर रहा था और मौत भी जल्दी नहीं आ रही थी। क्योंकि मैं उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा था, इसलिए वह भाग जाने की कोशिश में था, लेकिन हजारों लोगों के दरमियान से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं रहा था। लिबास की ऐसी धज्जियां उड़ी थीं कि बदन पर एक तार तक नहीं रहा था। आला ओहदेदारों और पुलिस अफसरों ने समझ लिया था कि यहूदी एजेंट की सरपरस्ती की सज़ा अवाम उन्हें भी देंगे। वो अपनी अपनी गाड़ी में वहां से भाग रहे थे। मैंने फिर राजा सफ्दर के पास आकर देखा। उसका दिमाग मौत की तारीकी में गुम हो गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि वो मर चुका है, इसे छोड़ दो, लेकिन वहां ऐसे भी थे जो लाश को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने गधे के पीछे उसे बांध दिया और गधे को डंडे से मारा था। वह ढैंचू ढैंचू करता हुआ भाग रहा था और उसके पीछे लाश घसीटती जा रही थी। खुदा से बुरे अंजाम से हम सबको बचाए। राजा सफदर के नज़दीक और दूर के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब छुपकर ये मंजर देख रहे होंगे। वह मंजरेआम पर आकर उसकी लाश को अपनी तहवील में लेने की जुर्रत नहीं कर रहे होंगे। शायद शैतान के रिश्तेदार की हैसियत से मार खाना और जलील होना नहीं चाहते होंगे। मैंने राजा अकबर के ख्यालात पढ़े। एक तो वो इस बात पर मुतमईन था कि बाप गिरफ्तार होकर अपने अंजाम को पहुंच गया, वरना फरहाद बाप की जगह बेटे को कत्ल करने वाला था। दूसरा ये कि वो बाप की लाश हासिल करने के लिए अवाम का सामना नहीं करना चाहता था। उसका ख्याल था फरहाद ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है तो अब नज़रों में आने की हमाकत नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, यह तुम्हारी खुशफहमी है, मैं दुश्मनों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। वो एकदम से खौफजदा होकर खला में तकने लगा। मैंने कहा, तुम स्टूडेंट यूनियन के लीडर हो। तुम्हारे बाप ने जितने गुंडों को स्टूडेंट बनाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया था, उन सब की फहरिस्त तैयार करो। एक अर्जी के साथ उस फहरिस्त को वजीर तालीम और मुतलका अहदेदारों के पास पहुंचाओ। उस अर्जी में ये लिखो कि फरहाद अली तैमूर ने ताकीद की है कि यूनिवर्सिटी से इस फ्रॉड यूनियन को ख़त्म किया जाए। तलबा बनकर यूनियन में रहने वाले गुंडों को खुली अदालत में सजाएं दी जाएं और तुम्हारे बाप की करोड़ों की दौलत और जायदाद हुकूमत की तहवील में दी जाए। अगर इस अर्जी पर अमल करने में एक दिन की भी ताखीर होगी तो वो मुतलका अहदेदारों का आखिरी दिन होगा। राजा अकबर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं अभी जाता हूँ। सुबह से पहले वो फहरिस्त और वो अर्जी मुतलका अफराद तक पहुँचा दूंगा। वो वहाँ से भागता हुआ चला गया। मैंने सूबाई सेक्रेटरी के पास आकर कहा, यहाँ जो कुछ हुआ उसे आपने देखा और अच्छी तरह समझाए। क्या मजीद समझाने के लिए आपके साथ और आपकी औलाद के साथ भी यही सलूक करना होगा? नहीं फरहाद साहब, मेरी आंखें खुल गई हैं। आइंदा मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, ना किसी को अपने साय में गलत काम करने दूंगा और रिश्वत के लेन देन पर हमेशा के लिए लानत भेज दूंगा। मैं आपको आज़ाद करता हूँ। फ़ोन करके यहाँ अपनी गाड़ी मंगवाएं, फिर शकीला और इमरान को उनके वालिदैन के पास पहुँचाते जाएं। वह खुश होकर फ़ोन के पास चला गया। शकीला ने कहा, फरहाद साहब, हमने आपको देखा नहीं है, फरिश्तों के मुतल्लिक भी सुना है, देखा नहीं है। हो सके तो कभी अपनी सूरत दिखा दें। सारी उम्र यह फ़ख्र रहेगा कि हमने अपनी आंखों से फरिश्ते को देखा है। मैंने कहा, मेरे बच्चों, तुम सब मासूम फरिश्ते हो। तुम्हारे वालिदैन का झूठ, फ्रॉड और रिश्वतखोरी तुम्हें जवान होकर फरिश्ता नहीं रहने देती। इमरान ने कहा, आप दुरुस्त फरमाती हैं। आज से हमारे वालिदैन और बुजुर्ग नाजायज़ कमाई का एक पैसा भी घर लाएंगे तो हम उस घर की रोटी नहीं खाएंगे। वो तीनों वहाँ से चले गए। मैंने शाहीना से कहा, मैं आ रहा हूँ, मगर तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। मेरी पहचान ये है कि सफ़ेद सूट में हूँ। तुम्हारे सामने आते अपना सर खुजाऊंगा और तुम्हारे दिमाग में बोलूँगा, लेकिन याद रखो, मेरी आमद को राज में रखना। ये बात घर से बाहर ना पहुँचे, वरना दुश्मन सर पर आ पहुँचेंगे। वो ताजुब से बोली, दुश्मन तो जहन्नुम में चला गया, क्या अभी और कोई रह गया है? मेरी बहना, तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा कि राजा सफदर अली के पीछे कितने खतरनाक यहूदी दुश्मन छुपे हुए हैं। आइंदा राजा सफदर की जगह कोई दूसरा एजेंट होगा और यहूदी तंजीम के अफराद ये नहीं चाहेंगे कि मैं पाकिस्तान में रहकर उनके मुफादात को नुकसान पहुंचाऊं। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आ रहा हूं। मैं थोड़ी देर बाद कोठी के अंदर गया, शाहीना के सामने आकर सर को खुजाया और सोच के जरिए कहा, मैं हूं तुम्हारा भाईजान। वह दौड़कर मुझसे लिपट गई, फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। बेवा हो जाने वाली को रोने के लिए, दिल की भड़ास निकालने के लिए बाप या भाई का सीना मिलता है, जहां वो दिल खोलकर आंसू बहाती है। मैंने उसे खूब रोने दिया, अपने भांजों और भांजियों को प्यार किया। उन्हें सदमा ज़रूर था, लेकिन मेरे आने की खुशी भी थी और ये इत्मीनान भी था कि आइंदा फैक्ट्री हासिल करने के लिए कोई दुश्मन उन्हें कत्ल करने की धमकी नहीं देगा। अब वो दहशतज़दा नहीं रहेंगे। मेरी हदायत के मुताबिक पारस न्यूयॉर्क से पेरिस आ गया था। हमने हालात के पेश नज़र पारस अली तैमूर और सोनिया सानी की शख्सियात बदल दी थी। उनकी आवाज़ और लहजा तब्दील कर दिया था और उनकी याददाश्त से पिछली ज़िंदगी भुला दी गई थी, ताकि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उनके चोर ख्यालात पढ़कर भी उनकी असलियत मालूम ना कर सकें। सानी और अली अभी शिकागो में थे, पारस न्यूयॉर्क में तन्हा था। इसलिए मैंने उसे पेरिस बुलाया था। सोनिया उससे मिलना चाहती थी।
लेकिन अचानक मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा और सोनिया इटली के शहर रूम में ठहर गई ताकि यहूदी तंजीम वालों को फिर एक अच्छा सबक सिखा सके। ऐसे वक्त पारस पेरिस पहुंचा तो सलमान फिर उस पर अमल करके उसकी याददाश्त वापस ले आया। फिर उससे कहा, पाकिस्तान में तुम्हारे फूफा को कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे पापा वहां मौजूद हैं, तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पापा कातिल को नहीं छोड़ेंगे। क्या वहां और भी मसाइल हैं? हाँ, यहूदी तंजीम के लोग तुम्हारी फूफी और भाई बहनों के खिलाफ औचे हथकंडे इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर ये कि उस तंजीम को पाकिस्तान की ज़मीन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। मम्मा कहाँ हैं? सलमान ने बताया कि सोनिया इटली में यहूदी तंजीम के सरबराह को ठिकाने लगाने वाली है। पारस ने कहा, मैं पहले मम्मा के पास जाऊंगा, फिर हम माँ बेटे पाकिस्तान जाएंगे। वो न्यूयॉर्क से एक पाकिस्तानी रईसज़ादे हैदर अली के बहरूप में आया था। पासपोर्ट और शनाख्ती कागजात के जरिए भी एक पाकिस्तानी मुसलमान साबित होता। वो इटली के शहर रोम जाने के लिए एयरपोर्ट आया। उसे फ्रैंकफर्ट से आने वाले त्यारे में एक सीट मिल गई। इसे मुकद्दर की तरफ से पेश किया जाने वाला खूबसूरत तसादुम कहना चाहिए। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आने वाले त्यारे में सिरगई अल्पा मौजूद थी। पहले तो ये तय किया गया कि अल्पा के लिए इसराइल से खसूसी त्यारा भेजा जाएगा, लेकिन फिर यहूदी अकाबरी ने दानिशमंदी से सोचा कि अल्पा को जर्मनी से इसराइल पहुंचाने का खसूसी इंतजाम किया जाएगा तो दुश्मनों को शुबा होगा कि एक नौजवान लड़की की ऐसी क्या अहमियत है कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरह भेद खुल सकता था कि अल्पा को एक अजनबी लड़की के रूप में इसराइल पहुंचाया जा रहा है। आखिर ये तय पाया कि अल्पा को बेशुमार मुहाफिजों के दरमियान एक आम मुसाफिर त्यारे में सफ़र करना चाहिए। उसके मुहाफिजों में 6 निहायत ज़हीन और हाजिर दिमाग अफराद होंगे, 6 खतरनाक फाइटर और 6 जासूसों के अलावा 2 निहायत ही तेज़ तर्रार उम्र रसीदा औरतें होंगी जो लोगों को उनकी आंखों, उनके चेहरों और उनकी बातों से पहचान लिया करती हैं। इस प्रोग्राम के मुताबिक अल्पा के साथ मजीद 20 अदद सीटें त्यारे में रिजर्व कराई गईं। बराह रास्त इसराइल जाने वाले त्यारे में इतनी ज़्यादा सीटें न मिल सकीं। पेरिस, रोम, एथेंस, अनकरा से गुजरने वाले त्यारे में सीटें मिलने पर वो पेरिस आई थी, लेकिन वो त्यारे से बाहर नहीं निकली थी। 1 घंटे बाद त्यारा रवाना होने वाला था। इस 1 घंटे में उसे यूं लग रहा था जैसे पारस उसे इस शहर में छुप कर देख रहा है। वो उसे हर मुमकिन तरीके से नज़रअंदाज कर रही थी, फिर भी वह हवास पर छा रहा था। दूसरे मुसाफिर सवार हो रहे थे। सीटों के दरमियान रास्ते से मुसाफिर दस्ती सामान उठाए रुक रुक कर गुजर रहे थे, क्योंकि अक्सर ने भारी सामान उठाया था। फिर अपनी सीट पर बैठने से पहले सामान संभाल कर रखने वाले देर करते थे। पीछे आने वालों को आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ता। पारस भी आगे बढ़ने के इंतजार में खड़ा हुआ था कि बाएं तरफ की सीट पर बैठी हुई लड़की को देखकर चौंक गया। वह अल्पा थी, मगर पहले वाली सूरत शक्ल नहीं थी। ब्रेन ऑपरेशन के बाद उसे दूसरा रूप दिया गया था। वह अपने पास बैठी हुई अधेड़ उम्र औरत से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ और लहजा भी बदला हुआ था। कोई उसे अल्पा की हैसियत से कभी पहचान नहीं सकता था, लेकिन जहरीली हिस्स ने इस बदन की मखसूस महक को पहचान लिया जिससे उसकी शनासाई रह चुकी थी। पारस की इस खासियत से मरीना भी घबराती थी। लाख भेस बदलने के बावजूद वो जहरीला उसकी महक से उसे पहचान लिया करता था। पारस ने गौर से अल्पा को देखा। देखने में वो किसी पहलू से अल्पा नहीं लग रही थी। किसी और निशानी से उसे पहचाना जाता तो गलती हो सकती थी, लेकिन हर इंसान के जिस्म की कुदरती बू एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। शिकारी कुत्ते ऐसी बू से मखसूस मुजरिमों तक पहुंचते हैं और कभी धोखा नहीं खाते। उन्होंने ऑपरेशन के जरिए और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अल्पा को सर से पांव तक बदल दिया था, लेकिन उसकी वो कुदरती बू तब्दील नहीं कर सके थे जिसे पारस लाखों में पहचान सकता था। मुसाफिर आगे बढ़ रहे थे। पारस को भी आगे जाना पड़ा। उसकी सीट अल्पा से बहुत दूर थी। वह सीट पर बैठकर सोचने लगा, मैं धोखा नहीं खा सकता। वह हसीना कोई और नहीं अल्पा है और वो तन्हा नहीं है। एक ख्याल आया कि वो मास्क मैन के आदमियों के साथ है। फिर ख्याल आया ये त्यारा इसराइल जा रहा है। क्या वो अपने मुल्क और अपनी कौम में वापस जा रही है? क्या उसने मास्क मैन से निजात हासिल कर ली है, या मास्क मैन के ही किसी मिशन पर किसी मुल्क में जा रही है? ऐसे बहुत से सवालात थे जो जवाब तलब थे। फिर वो पास बैठी हुई खातून से गुफ्तगू कर रही थी। गुफ्तगू का अंदाज बता रहा था कि आपस में शनासाई है। वह तन्हा सफ़र नहीं कर रही है। उसके शनासाओं को और उसके मौजूदा हालात को समझे बगैर उसे मुखातिब करना मुनासिब नहीं था। पारस ने सोचा, हो सकता है जोजो की तरह उसकी भी पिछली ज़िंदगी भुला दी गई हो। ऐसा होगा तो वो मुझे मेरे नाम से पहचान नहीं सकेगी, और चेहरा तो पहले ही बदला हुआ है। मैं उसका सूरत आशना भी नहीं हूँ। त्यारे ने अपने वक्त पर परवाज़ की। शहर रूम तक 1.5 घंटे का सफ़र था। इससे 1.5 घंटे में अल्पा को आगे जाने से रोकना था या खुद उसके ताक़ुब में आगे जाना था। थोड़ी देर बाद सलमान ने मुखातिब किया। कोडवर्ड्स अदा करने के बाद कहा, मैंने सिस्टर को बता दिया है कि तुम इस वक्त फ़्लाइट से आ रहे हो। वो तुम्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आएंगी। वह बोला, अंकल मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। यहाँ एक नया इंकशाफ हुआ है। इस त्यारे में अल्पा मौजूद है। वह बताने लगा कि उसने किस तरह उसे पहचाना है, वरना वो बिल्कुल बदल गई है।
अब ये मालूम करना है कि उसके साथ कौन है और वो कहाँ जा रही है। इस मकसद के लिए पारस ने एक एयर होस्टेस को मुखातिब किया, उससे पीने का पानी तलब किया। वो मुस्कुराकर बोली, अभी लाती हूँ। सलमान एयर होस्टेस के दिमाग में पहुंच गया। पारस ने बताया था कि अल्पा ने ब्लैक स्कर्ट और सुरख ब्लाउज पहना हुआ है। सलमान ने एयर होस्टेस को उसके पास पहुंचाया। होस्टेस ने अल्पा के पास बैठी हुई खातून से मुस्कुराकर पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है? खातून ने कहा, नो थैंक्स। सलमान ने उसके लहजे को नोट कर लिया। फौरन ही उसके दिमाग में जाना मुनासिब नहीं था। वो सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेती तो उन्हें खतरे का एहसास हो जाता। उसी वक्त पीछे बैठे हुए शख्स ने कहा, प्लीज़ एक डबल पैक मिलेगा। होस्टेस हुक्म की तामील के लिए चली गई। डबल पैक की फरमाइश करने वाला शराब पीता था, योगा का माहिर नहीं हो सकता था। सलमान बेखटके उसके अंदर पहुंच गया। उसका ख्याल था पीछे बैठने वाला गैर मुतल्लिक शख्स होगा। उसके अंदर रहकर अल्पा और खातून की बातें सुनी जा सकेंगी, लेकिन पता चला वो इसराइली जासूस है। अल्पा की निगरानी और हिफाजत करने वाली टीम के 20 अफराद हत्यारे में मौजूद हैं। उनमें से एक वो जासूस है। सलमान ने उसकी सोच में कहा, अल्पा की हिफाजत के लिए योगा के माहिरीन को ज़रूर मौजूद रहना चाहिए। उसकी अपनी सोच ने कहा, सिर्फ 2 खतरनाक फाइटर योगा के माहिर हैं, उनमें से एक मेरे साथ बैठा हुआ है, दूसरा अल्पा की अगली कितार की एक सीट पर है। सलमान थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा, फिर पारस के पास आकर बोला, वो तेल अबैब जा रही है, मास्कमैन को धोखा देकर आई है। इस तैयारी में उसके 20 मुहाफिज हैं। उसके करीब बैठी हुई 2 औरतें क्याफा, शनास और शातिर हैं। सामने वाले को चश्मे जदन में ताड़ लेती हैं। पारस ने कहा, बड़ी ज़बरदस्त निगरानी में ले जा रहे हैं, लेकिन उसे जाना नहीं चाहिए। सलमान ने कहा, क्या इनसे टकराना चाहते हो? टकराना ज़रूरी नहीं है, आप पायलट और फ्लाइट इंजीनियर के दिमागों में जगह बनाएं। शहर रूम पहुंचते इनके जरिए त्यारे में फ़नी खराबियां पैदा कर दें। क्या फ़र्क पड़ेगा, वो दूसरे त्यारे से चली जाएंगी। दूसरे त्यारे में आसानी से सीटें नहीं मिलेंगी, जितनी देर में मिलेंगी उतनी देर में मज़ीद उलझनें उनके सफ़र में पैदा कर दी जाएंगी। आप मम्मा से भी मशवरा कर लें। उसने सोनिया के पास आकर अल्पा के मुतल्लिक बताया। वो बोली, इसराइल में पहले ही 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं, जे मॉर्गन और अमेरिका से आए हुए मज़ीद 3 ख्यालख्वानी करने वालों को ब्रेन ऑपरेशन के जरिए उन्होंने अपना वफादार बना लिया है। इस तादाद में इजाफा करने के लिए अल्पा को नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाएगी तो तुम्हारी मामूला और ताबेदार बनकर वहाँ रहेगी। सिस्टर, वो इतने सख्त पैरे में है कि उस पर तनवीमी अमल करना मुमकिन नहीं होगा। अमल से पहले उसे हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करना होगा, और इसका कोई चांस नहीं है। उसका खाना और पीने की हर चीज़ अच्छी तरह चेक की जाती है। तुम इसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हें अमल करने का मौका देंगे। तुम इस तैयारी को रूम से आगे जाने ना दो। वो फिर एयर होस्टेस के पास आया और उसके ज़रिए पायलट वगैरह के अंदर जगह बनाने लगा। अल्पा हिफाजती इंतजामात से मुतमईन थी। सीट की पुश्ते से टेक लगाए, आंखें बंद किए, मास्कमैन के अंदर पहुंची हुई थी। अब वो उसका मामूल था। उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता था। उसके ख्यालात बता रहे थे कि जर्मनी में डमी अल्पा के साथ जाने वाली टीम के तमाम जासूस अपने टीम लीडर के साथ मारे गए हैं। 2 जासूस औरतें मास्कमैन से रब्ता करती रही थीं। तीसरी डमी समझी जाने वाली अल्पा उनके हाथ से निकल गई थी। पहले मास्कमैन वगैरह यही सोचते रहे कि डमी ने दगा की है, फिर रफ्ता रफ्ता भेद खुल गया। उन्होंने मास्कमैन से कहा कि अपनी दुल्हन को चेक करे और दुल्हन अल्पा से फरमाइश की जाए कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए गुम हो जाने वाली अल्पा का सुराग लगाए। लेकिन मास्कमैन के पास दुल्हन बनकर आने वाली ख्याल ख्वानी न कर सकी। डमी को हिरासत में ले लिया गया। उस पर तशद्दुद किया गया कि उसने धोखा क्यों दिया। वो अल्पा के तनवीमी अमल के मुताबिक खुद को सिरगई आंद्रोफ समझ रही थी। 1000 तशद्दुद के बावजूद खुद को सिरगई आंद्रोफ कह रही थी। कस्में खा रही थी कि वो किसी को धोखा नहीं दे रही। उस बेचारी को टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया गया। फौजी अफसर उसे मजीद अजियतें पहुंचाने वाले थे। वो अजियतें बर्दाश्त करती करती मर जाती तो उनका कुछ न जाता। जाने वाली अल्पा तो चली ही गई थी। अल्पा ने सोच के जरिए फौजी अफसर से कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई, मुझे कभी वापस हासिल नहीं कर सकोगे, इसलिए गुस्सा इस बेचारी पर उतारो। अफसर ने कहा, हमें धोखा देकर जाते हुए शर्म नहीं आई। यहाँ तुम्हें शहजादी बनाकर रखा गया था, सबने तुम्हें सर पर बिठाया था, तुमने हमारी मोहब्बत का सिला अदावत से दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मुझे इसराइल से अगवा किया, ब्रेन ऑपरेशन के जरिए मेरी पिछली जिंदगी भुला दी गई, मुझे धोखा देकर मुझसे झूठी मोहब्बत की जाती रही। अपने बड़ों से कह दो कि मैं अपनी असलियत जान गई हूँ, मेरा नाम सिरगई नहीं अल्पा है और मैं यहूदी हूँ और अब अपनी कौम में पहुँच गई हूँ। अपने बड़ों से कह दो कि अभी मैंने कोई दुश्मनी नहीं की है, सिर्फ गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। तुम लोग चाहो तो अब भी मुझे दोस्त बनाए रखकर मेरी दुश्मनी से महफूज रह सकते हो। बहुत खूब, तुम एक ही फिक्रे में दोस्ती भी कर रही हो और दुश्मनी के लिए चैलेंज भी। ये चैलेंज अभी पूरा करूंगी अगर 10 मिनट के अंदर मेरी डमी को रिहा ना किया। तुम्हें उससे हमदर्दी क्यों है? ये मेरी आज़ादी का जरिया बन गई थी, मैं इसकी आज़ादी के लिए तुम लोगों के खिलाफ कुछ भी कर सकती हूँ। उस टॉर्चर सेल में दूसरे अफसरान पहुंच रहे थे। मास्कमैन भी आ गया था। वो नागवारी से बोला, मैं तुम्हें शरीक हयात बनाना चाहता था।
मगर तुमने अपनी जगह इसे मेरी दुल्हन बना दिया। यह डमी मेरे खिलाफ तुम्हारी साजिश में शरीक रही है। हरगिज नहीं, ये बेचारी मासूम है, बेगुनाह है। इसने मुझे यहां से भगाने के सिलसिले में दानिस्ता कोई रोल अदा नहीं किया है। अब 8 मिनट रह गए हैं। अगर इसे रिहा करके आज़ाद दुनिया में ना भेजा गया तो मैं उन तमाम आला ओहदेदारान के दिमागों में जलजले पैदा कर दूंगी जो योगा के माहिर नहीं है। मास्कमैन सोच में पड़ गया। दूसरे लफ्जों में अल्पा ने उसे सोचने पर मजबूर किया। एक डमी के लिए तमाम आला ओहदेदारान को दिमागी अजियतों में मुब्तला किया जा सकता है। बेहतर है कि इस डमी को रिहा कर दिया जाए। यह हमारे किसी काम की नहीं। उसने हुक्म दिया, इसे रिहा कर दो और किसी पहली फ्लाइट से मुल्क बदर कर दो। अल्पा ने डमी के दिमाग में आकर पूछा, तुम खुश हो? वो बोली, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। तुम्हें यूरोप के किसी मुल्क में छोड़ दिया जाएगा। तुम चाहो तो मेरे मुल्क में मेरे साथ रह सकती हो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती कि मेरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करते हुए गुजरे। तुम खिदमतगार नहीं, मेरी सहेली बनकर रहोगी। फ्रैंकफर्ट पहुंचते ही इसराइली सफारत खाने जाकर सफ़ीर साहब से मुलाकात करो। वह तुम्हें मेरे पास तेल अबैब पहुंचा देंगे। उसने जर्मनी में इसराइली सफ़ीर के पास आकर सोच के जरिए कहा, मेरी एक हमशक्ल लड़की आपके पास आने वाली है। उसका नाम सिरगई आंद्रोफ है। आप उसे भी तेल अबैब पहुंचाने का बंदोबस्त करें। वह आइंदा हमारे बहुत काम आएगी। वह दिमागी तौर पर त्यारे में हाजिर हो गई। वह रूम पहुंच गई थी। त्यारा रनवे पर उतर रहा था। सलमान ने आकर पारस से कहा, तुम्हारी मामा ने जीन्स और सुरख जैकेट पहनी है। कोड वर्ड्स हैं, देर से मिले मगर खूब मिले। पारस ने पूछा, अल्पा के इस्तकबाल के लिए उनके यहूदी तंजीम के अहम अफराद जरूर होंगे। इस तंजीम का गॉड फादर भी आया हुआ है। क्या आप उसके ख्यालात पढ़ सकती हैं? उसके पर्सनल सेक्रेटरी के दिमाग में जगह मिल गई है। जब से पाकिस्तान में तुम्हारे फूफा का कत्ल हुआ है, यहाँ का गॉड फादर मोहतात रहते हैं। किसी से अपने असली आवाज़ और लहजे में गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन अब वो ज़्यादा मोहतात नहीं है। उससे पता चल गया कि तुम्हारे पापा पाकिस्तान में मसरूफ़ हैं। यहाँ तुम्हारे पापा से कोई खतरा नहीं रहा। इसलिए वह अल्पा के शायान निशान इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट आया है। गॉड फादर सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ VIP लाउंज में आया था। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि सोनिया उसकी ताक में है। उसे यह अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि उसका एक वफादार एंटोनी पाउलिया सोनिया के काबू में है। वह समझ रहा था एंटोनी पाकिस्तान गया है। वहां पहुंचकर मौजूदा हालात पर काबू पाकर रिपोर्ट अरसाल करेगा। सलमान को मैं अपने साथ मसरूफ रखना चाहता था, इसलिए जोजो सोनिया के पास आई और उससे हदायत हासिल करती रही। इसके बाद वो पर्सनल सेक्रेटरी के पास आ गई और मौके का इंतजार करने लगी। गॉडफादर ने जिस वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, उस वेटर को काबू में कर लिया। सोनिया को बताया कि गॉडफादर के लिए कॉफ़ी जा रही है। सोनिया की एक उंगली में हमेशा मखसूस अंगूठी रहा करती थी जिसमें साबी कमजोरी की दवा होती थी। उसने वेटर के पास आकर कॉफ़ी में थोड़ी सी दवा मिला दी। वेटर के दिमाग पर जोजो छाई हुई थी, इसलिए वो कुछ समझ ना सका। उसने कॉफ़ी लेकर गॉडफादर के सामने रख दी। वो यूं भी सांस रोकने का आदी नहीं था। जोजो उसके अंदर पहुंच सकती थी, लेकिन वो अपने असल लहजे में नहीं बोलता था। ये एक तदबीर की गई थी कि शायद एसाबी कमजोरी से परेशान होकर वो असली आवाज़ में बोलने लगे। ये तदबीर कामयाब हो गई। वो कमजोरी महसूस करते ही खौफजदा हो गया। बेख्तियार अपनी आवाज़ और लहजे में बोला, मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ, मुझे फौरन अपनी गाड़ी तक ले चलो। जोजो उसके अंदर रहकर कमजोरी को कम करने और उसमें कुव्वत बर्दाश्त पैदा करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर सेक्रेटरी से कहा, थैंक्स गॉड, अब मैं ठीक हूं। परेशानी की बात नहीं है, तुम मेरी कोठी में जाओ, मैं मिस अल्पा से तन्हाई में बातें करूंगा। वो हुक्म का बंदा चला गया। सोनिया गॉडफादर के पास आ गई। जोजो ने कहा, गॉडफादर, ये तुम्हारी मौत है सोनिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी जाहिर करो। कोई चालाकी दिखाना चाहोगे तो दूसरे ही लम्हे में तुम्हारी सांस रुक जाएगी। वह बेबसी से सोनिया को देख रहा था। ये सोच भी नहीं सकता था कि फरहाद को पाकिस्तान में मसरूफ रखेगा तो सोनिया मौत बनकर आ जाएगी। सोनिया ने परस में से एक शीशी निकालकर उसे देते हुए कहा, इसमें से 2 घूंट पी लो, तवानाई बहाल हो जाएगी, अभी बीमार लग रहे हो। जोजो ने उसे मजबूर किया तो उसने मशरूब के 2 घूंट हलक से उतार लिए। अनाउंसमेंट करने वाले की आवाज़ स्पीकर से आ रही थी। वो कह रहा था, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से आने वाले वो मुसाफिर जो अपना सफ़र जारी रखना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि त्यारे से उतरकर लाउंज में चले जाएं। यह त्यारा चंद टेक्निकल वजूहात की बिना पर काबिल परवाज नहीं रहा। आगे जाने वाले मुसाफिरों के लिए मुतबादिल त्यारा फराम किया जाएगा। इस जहमत के लिए हम माजरत ख्वाएं। एल्पा को इतला दी गई थी कि यहूदी तंजीम का गॉडफादर उससे मुलाकात के लिए आ रहा है, लेकिन वह त्यारे से उतरकर नहीं जाना चाहती थी। यह अनाउंसमेंट सुनकर उसे त्यारे से बाहर आना पड़ा। वो मुहाफिजों के दरमियान चलती हुई VIP लाउंज में आई। सोनिया की शख्सियत में बलाक की कशिश थी। एल्पा ने उसे तारीफी नज़रों से देखा। पहले उसका तारुफ गॉडफादर से कराया गया, फिर गॉडफादर ने सोनिया का तारुफ कराया, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। सोनिया ने अपना नाम बताते हुए अल्पा से मुसाफिया किया। यह अच्छा मौका था। वो मुसाफिया करते हुए अपनी अंगूठी के जरिए दवा इंजेक्ट कर सकती थी।
अल्पा को दिमागी कमजोरी में मुब्तला करके जोजो को उसके अंदर पहुंचा सकती थी, लेकिन वो अचानक कमजोरी में मुब्तला होती तो उसके मुहाफिजों को खतरे का इल्म हो जाता। वो अल्पा को हमसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते, नाकामी होती तो मार डालते ताकि वो हमारे काम ना आए। जितने टेलीपैथी जानने वाले मशीन के जरिए पैदा हुए थे वो इसी तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह मरते रहे थे, कभी दुश्मनों के हाथों से, कभी अपने ही पैदा करने वालों की खुदगर्जियों से। वैसे जब तक जिंदा रहते थे उन्हें अल्पा की तरह सर पर बिठाया जाता था। वो सोनिया से मुसाफिया करते हुए बोली, तुम्हारी शख्सियत में अजीब सी कशिश है, मर्द हजरात तो देखते ही दिल हार जाते होंगे। सोनिया ने कहा, मैं तो तुम्हारे सामने दिल हार गई हूं। अगर मैं मर्द होती तो तुमसे शादी की दरख्वास्त जरूर करती। इस बात पर सब हंसने लगे। गॉडफादर ने कहा, पता नहीं दूसरा त्यारा कब आएगा, 4-6 घंटे जरूर लगेंगे। आप मेरे बंगले में चलकर आराम करें, मैं तंजीम से मुतल्लिक चंद अहम बातें करना चाहता हूँ। वो एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए। उसकी निगरानी करने वाले 20 अफराद थे। वो सब मुख्तलिफ गाड़ी में बैठ गए। अल्पा और गॉडफादर के लिए एक शानदार गाड़ी थी। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। अल्पा ने सोनिया से कहा, प्लीज मेरे साथ बैठो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। सोनिया उसके पास आ गई। अल्पा ने कहा, मैं जहां जाती हूँ वहां टेलीपैथी के सिलसिले में मसरूफ हो जाती हूँ। मेरा कोई दोस्त या सहेली नहीं है, कोई ऐसा साथी नहीं है जिसके साथ टेलीपैथी के बगैर वक्त गुजारूं। सोनिया ने कहा, मैं तुम्हें ख्याल खुआने के लिए नहीं कहूंगी, मुझसे खूब इधर उधर की बातें करो। गॉडफादर ने कहा, लेकिन मैं ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हमारी खुफिया तंजीम को नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि फरहाद की तमाम तवज्जो आजकल उस मुल्क पर है। अगर मुझे भी टेलीपैथी का सहारा मिल जाए तो। अल्पा ने कहा, प्लीज़ टेलीपैथी की बातें न करें। इसराइली हुकाम और काबरीन से इस सिलसिले में गुफ्तगू करें। अगर उन्होंने पाकिस्तान के मामलात में दिलचस्पी लेने को कहा तो मैं ज़रूर आपके काम आऊँगी। सोनिया ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम इसी तरह लोगों को टाल दिया करोगी तो तुम्हें कोई ख्याल खुआने के लिए नहीं कहेगा। मैं तो यहाँ सिर्फ तफरी करूंगी। रूस की सरहद से बाहर आकर ये नई और आज़ाद दुनिया मुझे जन्नत लगती है। उस वक्त जोजो पारस के पास गई हुई थी। सोनिया पारस के लिए अपनी गाड़ी एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में छोड़कर आई थी। जोजो की रहनुमाई में पारस ने वो गाड़ी हासिल की थी और उसे ड्राइव करता हुआ गॉडफादर के बंगले की तरफ जा रहा था। जोजो ने पूछा, तुम पेरिस आई, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? अंकल सलमान से पूछ लो, उन्होंने तनमीमी अमल के जरिए मेरी पिछली जिंदगी भुला दी थी। जब मेरी मौजूदा शख्सियत को बहाल किया गया तो तुमसे मुलाकात का वक्त नहीं रहा। इस फ्लाइट में ना आता तो अल्पा का सुराग न मिलता। अब यहाँ से पाकिस्तान जाओगे और मैं इंतज़ार करती रहूंगी। तुम भी पाकिस्तान पहुंचो, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। हमारे एक साथ जाना मुनासिब नहीं। पता नहीं है अल्पा के मामले में हालात क्या रुख बदलने वाली हैं। ये तुम इतनी देर से बातें कर रही हो, वहाँ सिस्टर को तुम्हारी ज़रूरत होगी। क्या मुझे भगाना चाहते हो? जो काम के वक्त सिर्फ काम की बातें सोचो। तुम्हारी एक लम्हे की गैर हाजिरी से वहां बाजी पलट जाएगी। अच्छी बात है, मैं जा रही हूं, मगर याद रखो अल्पा को हाथ भी लगाओगे तो मैं उसे मार डालूंगी। बेशक दुनिया की हर बीवी अपने शौहर को गुमराही से बचाती है। यही फर्ज अदा करने के लिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। वो सोनिया के पास आई। सोनिया अल्पा के साथ गाड़ी से उतरकर बंगले के अंदर जा रही थी। उसने जोजो से पूछा, तुम कहाँ गई थी? पारस को गाड़ी के मुतालिक बताने। तुम जरा से काम में इतनी देर लगाओगी तो हमें नुकसान पहुंचता रहेगा। अभी मैं तमाम रास्ते अल्पा के साथ बैठी हुई थी। तुम मौजूद होती तो मैं आसानी से इसके बदन में दवा इंजेक्ट कर देती। बंद कार में किसी को पता न चलता। गॉडफादर हमसे खौफजदा है, वो किसी से जिक्र न करता। हमारे यहाँ पहुंचने तक तुम अल्पा के दिमाग में रहकर इसे संभाल लेती, दूसरों पर इसकी कमजोरी जाहिर न होने देती। हाँ मम्मा, ऐसा हो सकता था, मुझसे गलती हो गई। अब मैं आपके पास रहूंगी। तुम गॉडफादर के दिमाग में रहो। 15 मिनट पहले कोई मेरे दिमाग में आया था, मैंने सांस रोक ली क्योंकि वो कोड वर्ड्स नहीं बता रहा था। मम्मा, वो कौन हो सकता है? ये अल्पा हो सकती है। मेरे चोर ख्यालात पढ़ना चाहती होगी। आपके सांस रोकने से ये शुबा कर रही होगी। हाँ, ऐसे वक्त मैंने तुम्हारा शिद्दत से इंतजार किया था। अल्पा को उसी वक्त कमज़ोर बना देना चाहिए था। बहरहाल मैं जल्द ही कोई मौका निकालने की कोशिश कर रही हूँ। वो गॉडफादर के शानदार ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे। मुलाजिम विस्की का एक एक पैग सबके सामने पेश कर रहे थे। अल्पा और सोनिया ने पीने से इनकार किया। अल्पा ने उसे पूछा, तुम क्यों इनकार कर रही हो? मैं तो योगा की मशकें करती हूँ, इसलिए नहीं पीती। सोनिया ने कहा, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने तुम्हें और क्या कुछ कहा है। मुझे अपने ख्यालात पढ़ने दो। सॉरी मिस अल्पा, मैंने टेलीपैथी जानने वालों को दूर रखने के लिए ही योगा में महारत हासिल की है। मैं अपने ज़ाती मामलात किसी को नहीं बताती। अल्पा ने कहा, और मेरी आदत है कि मैं जबरन दिमागों में सुरंग बना लेती हूँ। इसने इशारा किया। चारों तरफ खड़े हुए मुहाफिजों ने अपनी गनों का रुख सोनिया की तरफ कर दिया। जोजो ने फौरन ही सलमान, सुल्ताना, लैला और रसवंती को खतरे से आगाह किया। सलमान त्यारे में जितने मुहाफिजों तक पहुंच चुका था। सुल्ताना, लैला और रसवंती को उनके अंदर पहुंचाकर सोनिया से बोला, हम सब तैयार हैं। सोनिया उन्होंने बातों में लगा रखा था और अल्पा कह रही थी, मैं यकीन से कहती हूँ तुम्हारा ताल्लुक फरहाद की फैमिली से है। अभी एक गोली तुम्हें जख्मी करेगी और तुम्हारे दिमाग का दरवाज़ा खुल जाएगा।
अल्पा, ऐसे तो तुम्हारे दिमाग का भी दरवाज़ा खुल सकता है। फिर सोनिया ने हाथ उठाकर एक चुटकी बजाते हुए कहा, खुल जा सिमसिम। सोनिया के पुश्त पर 5 ख्याल ख्वानी करने वाले थे। पांचों ने 5 मुसल्ला गार्ड्स के दिमागों पर कब्जा जमाकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। देखते देखते अल्पा के 15 मुहाफिज फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए। अल्पा खतरा महसूस करते उछलकर खिड़की के पास आई, फिर उसने बाहर छलांग लगाई। बाहर पारस फायरिंग कर रहा था। गॉडफादर के सिक्योरिटी गार्ड्स गोलियां खा रहे थे, जाने बचाकर कहीं छुपने जा रहे थे। अल्पा के पास यह समझने का वक्त नहीं था कि उनमें से कौन उसके मेजबान गॉडफादर का आदमी है। उसे तो पारस ही मेहरबान और मददगार नजर आया, क्योंकि उसने तेजी से गाड़ी लाकर उसके करीब रोकी थी। अगली सीट का दरवाजा खुलते ही वो बैठ गई और दरवाजे को बंद करके सीट के नीचे हो गई, क्योंकि फायरिंग जारी थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। जब अंदर खतरा हो तो बाहर भागना पड़ता है। अल्पा ने इतना ही देखा था कि वो गॉडफादर के और अपने हिफाजती इंतजामात के बावजूद वहां महफूज नहीं। उसकी आंखों के सामने अपने ही आदमी एक के बाद एक मर रहे थे। उसे अपनी मौत भी नजर नहीं आ रही थी। उसने पारस को देखकर इत्मीनान की सांस ली, फिर बोली, तुमने बड़ी फुर्ती और होशियारी दिखाई है। जरा भी देर करते तो मैं भी मारी जाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हो तुम? वो बोला, पूछने की क्या जरूरत है, मेरे ख्यालात पढ़ लो। वो उसके अंदर आई। उसने सांस नहीं रोकी। जरा देर बाद ही वो चीख कर बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम पारस नहीं हो। मैंने इसलिए जुबान से नहीं कहा था, कहता तो तुम्हें यकीन आता। तुम मेरे चोर ख्यालात पढ़ना चाहती। बड़ी मुश्किल है। चोर ख्यालात पढ़कर मेरी असलियत से इनकार कर रही हो। उसने फिर दिमाग में जाना चाहा। पारस ने सांस रोककर उसे कनखियों से मुस्कुरा कर देखा। वो बोली, मुझे आने दो। पहले तुम अनजान थी इसलिए आने दिया था, अब पुरानी जान पहचान ताज़ा हो गई, ऐसे में दुश्मन बनकर ही आओगी। उसने घूर कर उसे देखा, फिर मुंह घुमाकर विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। पारस ने कहा, अच्छा, तो ख्याल ख्वानी के जरिए अपने चमचों को बता रही हो कि कहाँ फंसी और कहाँ से गुजर रही हो। वह जवाब नहीं दे रही थी, खला में तक रही थी। पारस ने उसके हाथ पर हाथ रखकर अंगूठी की खुफिया सुई चबो दी। वो एकदम से घबराकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और वो कमजोरी महसूस कर रही थी। सीट की पुश्त से टेक लगाकर सर घुमाकर पारस को देख रही थी। आह, ये वही है जिससे बचाए रखने के लिए मास्क मैन और उसके मुल्क वालों ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए। इसराइलिया काबरीन ने हिफाजती इंतजामात की इंतहा कर दी। अगर ऐसे मुस्तहकम इंतजामात शैतान से बचने के लिए किए जाते तो वो बच जाती। मगर ये पारस है क्या चीज़, शैतान से भी आगे है। इससे खुफिया मंसूबों का इल्म कैसे हो जाता है? इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं मास्को से फरार होकर फुलां त्यारे में तिलबैब जा रही हूँ? नहीं नहीं, ये लोग सिर्फ टेलीपैथी नहीं जानते, काला जादू भी करते हैं। वो सोच रही थी और दुआ मांग रही थी, ऐ खुदावंद यहूद, फरहाद का खुदा इसे हर आफत से बचाता है। इस बार तू भी मुझे पारस से निजात दिला दे, ताकि मैं भी फख्र से कहूँ कि हम यहूदियों का भी खुदा है और वो हमारी सुनता है। दूसरी तरफ गॉडफादर को भी खुदा याद आ रहा था। उसके बंगले के अहाते में इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं रख सकता था। आज सोनिया ने इस बंगले की ईंट से ईंट बजा दी थी। जो सिक्योरिटी गार्ड जिंदा रह गए थे उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए, क्योंकि उनका गॉडफादर 5 गनमैन के निर्ग में था। वो 5 बज़ाहिर अल्पा के साथ आने वाले मुहाफिज थे, लेकिन 5 ख्याल ख्वानी करने वालों के कंट्रोल में थे। सोनिया ने कहा, गॉडफादर को भी आज गॉड याद आ रहा है। तुम्हें गॉड और फादर बनने का बहुत गुरूर था। तुमने हुकूमत फ्रांस को धमकी दी थी कि फरहाद को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी गई तो फ्रांस के हर शहर में तकरीबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। चूंकि फरहाद अपनी फैमिली के साथ इस मुल्क में रहता है, इसलिए वहाँ के हुक्काम को और अवाम को तुम लोग सजा देना चाहते थे। मैंने सिर्फ धमकी दी थी। हमने पहले कभी फरहाद से टकराने की हमाकत नहीं की। मुझे यकीन है कि फरहाद पाकिस्तान पहुँच गए। इसके बावजूद हमने फ्रांस के किसी शहर में तकरीबी कार्रवाई नहीं की है। तुम्हें ज़िंदगी मोहलत देगी तो तुम कोई कार्रवाई करोगे, मगर तुम कौन हो? नाम सुनते ही दम निकल जाएगा। ना पूछो तो बेहतर है। अपने साथों वफादारों को यहाँ बुलाओ और हॉटलाइन पर इसराइली हुकाम को बता दो कि इटली से यहूदी तंजीम का जनाजा निकल रहा है। वो सोफे से उठकर बोली, मैं जा रही हूँ, बाकी मामला से मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले निपट लेंगे। फिर वो 5 गनमैन से बोली, इनसे फ़ौरन निमट कर पारस की खबर लो। कोई इसराइली हाकम बात करना चाहे तो कह देना। यह फ्रांस को धमकी देने की एक छोटी सी सज़ा है। हम इटली के बाद इसराइल का रुख करेंगे। उस मुल्क में जो तबाही फैलाएंगे वो एक अलग बात है। हम इनके 2-4 ख्याल ख्वानी करने वालों को भी ले जाएंगे। वो चली गई। आधे घंटे बाद सलमान ने आकर उसे बताया कि गॉडफादर अपने सातों वफादारों के साथ जहन्नुम में पहुंच गया है। वो 5 गनमैन भी खत्म हो चुके हैं। पारस अल्पा को एक गेस्ट हाउस में ले गया है। उसे काबू में रखने के लिए एक ख्याल ख्वानी करने वाले की जरूरत थी, इसलिए जो वहां गई है। जो थानेदार बनकर आई थी, पारस से पूछ रही थी, तुम अल्पा को अपने साथ क्यों लाए हो? इसे मम्मा के हवाले करो। तुम मुझ पर शुबा क्यों करती हो? भाई, मेरी नीयत बुरी होती तो अंकल सलमान से ये ना कहता कि मेरी जो को यहाँ भेज दें। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम इस हसीना के पास मुझे मुसलमान शौहर बनाकर रखोगी। वो खुश होकर बोली, वैसे तुम बहुत अच्छे हो, क्या मैं इसे सुला दूं, फिर इस पर अमल करूं? यही करो, वरना इसकी दिमागी तवानाई बहाल होगी तो ये फिर हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो उसे सुलाने लगी। अल्पा ने कोशिश की कि जागती रहे, लेकिन कमजोरी के बायस हो गई। जोजो ने उस पर अमल करके अपनी मामूला बनाने के बाद
सबसे पहले यह हुक्म दिया, एल्पा तुम पारस से खौफजदा रहोगी और कभी इसके करीब नहीं जाओगी, कभी इसे अपने बदन पर हाथ रखने भी नहीं दोगी। वो हुक्म दे रही थी और एल्पा मामूला की हैसियत से हुक्म की तामील का वादा कर रही थी। फिर यह हुक्म दिया, तुम तनवीमी नींद के बाद इस अमल को भूल जाओगी, तिलबैब जाओगी और हमेशा मेरी मामूला बनकर होगी और मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी। उसे हर पहलू से अपना पाबंद बनाकर उसने तनवीमी नींद पूरी करने के लिए छोड़ दिया। पारस से बोली, वो 4 घंटे तक सोती रहेगी, तुम दूसरे कमरे में जाओ। गेस्ट हाउस में दूसरे कमरे खाली नहीं है, मुझे दूसरा कमरा नहीं मिलेगा। किसी होटल में चले जाओ। कैसी बातें करती हो, मैं इससे दूर जाऊंगा तो ये भाग जाएगी। इसकी फिक्र ना करो, ये मेरी मामूला और ताबेदार बन चुकी है। फिलहाल तुम अम्मा से मुलाकात करने जाओ, मैं उनका पता बताती हूँ। मुझे उनका होटल और कमरा नंबर मालूम है, मैं जा रहा हूँ। वो वहां से चला गया। यहूदियों ने अक्सर हमसे मात खाई है, बार बार हारने वालों को जीतना ना आए, तब भी इतना ज़रूर होता है कि शिकस्त से बचने के गुर समझ में आ जाती हैं। अब उन्होंने हमारे हमलों का तोड़ सीख लिया था। एक बार उन्होंने एल्बा के लिए एक तो ज़ाहिरी हिफाजती इंतजाम किए थे जो हमारी नज़रों में थे, दूसरे दरपर्दा इंतजाम थे जिन पर उनके टेलीपैथी जानने वाले अमल कर रहे थे। जब सोनिया ने पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक ली थी तब एल्बा उसके दिमाग में नहीं आई थी। दरअसल इसराइली टेलीपैथी जानने वाला जे मॉर्गन गॉडफादर के दिमाग में रहकर सोनिया और एल्बा की बातें सुन रहा था। वो सोनिया की हकीकत मालूम करने आया था। जब उसने सांस रोकी तो शुबा हुआ कि वह दुश्मन हो सकती है। जे मॉर्गन ने फिर से गॉडफादर के ख्यालात पढ़े तो पता चला सोनिया उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। उसके बंगले में जे मॉर्गन ने जब देखा कि सोनिया के चारों तरफ अपने ही गनमैन मौजूद हैं और वो बचकर नहीं जा सकेगी, तो जे मॉर्गन ने एल्बा के दिमाग में आकर मखसूस कोड वर्ड्स अदा करने के बाद उसे सोनिया को दुश्मन जाहिर किया। इसमें शुबा नहीं कि जे मॉर्गन ने 4 दीवारी के अंदर सोनिया को बेबस कर दिया था। सोनिया अपने हिफाजती इंतजामात के बायस बखैरियत वहां से निकल आई थी, लेकिन इसराइली टेलीपैथी जानने वालों की टीम इस बार बड़ी मोहतात और चाको चौबंद थी। जे मॉर्गन के साथ वो 3 टेलीपैथी जानने वाले भी थे जिन्हें अमेरिका से मेहमान के तौर पर बुलाकर अगवा किया गया था, और अब जे मॉर्गन की तरह उन तीनों का भी ब्रेन वॉश करके कट्टर यहूदी और इसराइली हुकूमत का वफादार बना दिया गया था। उन तीनों के चेहरे और नाम बदल दिए गए थे। उनमें से एक को जनरल पार्किन कहा जाता था और उसे बताया गया था कि वह पहले इसराइली फौज का जनरल था, आजकल टेलीपैथी फोर्स में है। दूसरे का नाम हैरी हॉगन और तीसरे का नाम दानियाल रखा गया था। एक अरसा पहले दानियाल नामी एक यहूदी टेलीपैथी जानने वाला था जो हराम मौत मारा गया था। बहरहाल इसराइल के 4 टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन, जनरल पार्किन, हैरी हॉगन और दानियाल बड़ी मुस्तादी और होशियारी से एल्बा की निगरानी कर रहे थे। होशियारी ये थी कि वो खुद को हम पर जाहिर नहीं कर रहे थे, चुपचाप अपना काम निकालते जा रहे थे। एक बात वो अच्छी तरह समझ गए थे कि टेलीपैथी के मैदान में हमसे टकराना नहीं चाहिए, इसलिए वो हमसे टकराए बगैर इस वक्त भी एल्बा के दिमाग में थे। जब पारस ने उसे असाबी कमजोरी में मुब्तला किया था उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। पारस से निजात दिलाने में उजलत से काम लेने की हमाकत नहीं की। जो उस पर तनवीमी अमल करती रही तो वो बड़ी खामोशी से इस अमल को नाकाम बनाते रहे। उन्होंने जो से यह सुन लिया था कि एल्बा को मामूला और ताबेदार बनाने के बाद इसे आज़ाद कर दिया जाएगा ताकि वह तेल अबैब जाए और वहां जो की मामूला बनकर उसके काम आती रही। जब वो उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़कर गई तो जे मॉर्गन ने कहा, मिस एल्बा, हम तुम्हें अभी यहाँ से ले जाने का इंतज़ाम कर सकती हैं, लेकिन हमें जो पहला सबक पढ़ाया गया वो यह है कि फरहाद की फैमिली के किसी मेंबर को नादान ना समझा जाए। इन्होंने तनवीमी अमल के बावजूद तुम्हारी निगरानी के ज़बरदस्त इंतजाम किए होंगे। एल्बा ने कहा, बेशक इनकी चालबाजियाँ वक्त गुजरने के बाद समझ में आती हैं। मैं यहाँ से छुप कर जाना चाहूँगी, फिर पकड़ी जाऊँगी। बेहतर है ज़रा सब्र से इंतज़ार करूँ, ये खुद ही मुझे रिहा करने वाले हैं। हमने भी यही सोचा है। दुश्मन खुश फहमी में रहेंगे कि तुम इसराइल पहुँचकर इनकी आलाकार बनकर होगी। आराम से सोती रहो और इन्हें मुतमईन करती रहो। हम 4 घंटे से कुछ पहले ही आ जाएंगे। वो चले गए। एल्बा की आंखें बंद थी, सोने की फुर्सत मिल रही थी, इसलिए वो सो जाना चाहती थी। ये बड़ी बात नहीं थी। दिमाग को हदायत देती ही नींद आ जाती, लेकिन पारस आप याद आ रहा था। वो जितनी देर कार में उसके पास बैठी रही यूं लगता रहा जैसे वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, मगर दुश्मन है और दुश्मन को दुश्मन ही रहना चाहिए। पता नहीं वो कितनी देर तक सोचती रही। फिर महसूस हुआ उसे नींद आ रही है और नींद खुद नहीं आ रही थी। कोई टेलीपैथी के जरिए थपक कर सुला रहा था। उसने घबरा कर पूछा, ये कौन है? जवाब नहीं मिला। कमजोरी के बायस ज्यादा देर जागते रहने की जद्दोजहद ना कर सकी। थोड़ी देर में गाफिल हो गई। कोई उसे ट्रांस में ला रहा था, उस पर अमल कर रहा था। आखिर वो ट्रांस में आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारा आमिल हूं, बोलो तुम मेरी कौन हो? वो बोली, तुम्हारी मामूला हूं। क्या तुम मुझे जानती हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। क्या तुमने पहले कभी सोच की इन लहरों को सुना है? मैं पहली बार सोच के जरिए तुम्हारा लहजा सुन रही हूं। आइंदा तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी, दूसरी सोच की लहरों को महसूस करती रहोगी। उसने वादा किया कि उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी।
आमिल ने पूछा, अपने अंदर की बात बताओ, पारस को चाहती हो? मैं सख्त उलझन में हूं। उससे दूर भागने के बावजूद मेरे छुपे हुए चोर जज्बे उससे मिलना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं, पारस से शदीद नफरत करो और अपने अंदर के जज्बों को कुचल दो। मैं अपने अंदर के जज्बों को कुचल दूंगी, पारस से शदीद नफरत करूंगी। तुम बहुत जल्द मुझसे मिलोगी। मेरी आवाज़ और मेरे लहजे से मुतासिर होकर मुझसे मोहब्बत करोगी। जब तक मुझसे शादी नहीं करोगी मेरे लिए बेचैन रहा करोगी। एल्पा के लिए मुसीबत हो गई थी। वो हर जगह शादी के लिए ट्रैप की जा रही थी। मास्को में भी इसी मकसद के लिए उस पर तनमीमी अमल किया गया था। इसराइली हुकाम को भी यह फिक्र लायक थी कि पारस फिर उसे उड़ा ले जाएगा। एल्पा के वहां पहुंचने से पहले आला हुकाम, आला फौजी अफसरान और दीगर अकाबरीन के दरमियान खिचड़ी पक रही थी कि उनकी कौम का कोई शख्स इस अहम लड़की को मुतासिर करे, इसके अंदर से पारस को नोच कर फेंक दे, इससे शादी करके इतने बच्चे पैदा करे कि इसके अंदर से इश्क का गुबार निकल जाए और वह ममता के मुकाबले में पारस की मोहब्बत पर मिट्टी डाल दे। वो तो ऐसा जगमगाता हुआ ताज थी कि जिसके सर पर आती उसे एक आलम का शहंशाह बना देती। इसलिए बड़े बड़े हुकाम और दीगर ओहदेदारान ये फैसला कर चुके थे कि पहले वो एल्पा का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। उनमें से हर एक को यकीन था कि एल्पा उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर दिल हार जाएगी। इस टेलीपैथी जाने वाली हसीना को जीतने के लिए उसका दिल जीतना जरूरी नहीं था, उसके दिमाग पर काबू पाना जरूरी था। यह आइडिया सिर्फ दानियाल की खोपड़ी में आया था। शायद किस्मत उसका साथ दे रही थी। एल्पा दिमागी कमजोरी में मुब्तला हो गई थी। जे मॉर्गन, जनरल पार्किन और हैरी हॉगन ने मक्कारी से यह नहीं सोचा कि एल्पा के दिमाग को अपने काबू में किया जाए। वह सब उसे जोजो के तनवीमी अमल से बचाकर 4 घंटे बाद आने के लिए चले गए। आधे घंटे बाद दानियाल आकर अपनी चाल चल गया। वह एल्पा को अपनी मामूला और ताबेदार बनाने में कामयाब हो गया था। उसके दिमाग को जीत लेने का मतलब यह था कि उसका दिल और उसकी मर्जी भी जीत चुका है और वह तिलबैब पहुंचकर अपनी मर्जी से उसे अपना दुल्हा बनाने वाली है। ऐसे 2 दुल्हे मॉस्को में नामुराद रहे थे। तीसरा दुल्हा तिलबैब में फूलों के हार पहनने वाला था। फूल हसीन दोशीज़ा की तरह नाजुक होती हैं, लेकिन इनका एतबार नहीं है। ये सिर्फ दुल्हा के गले का हार ही नहीं बनते, कब्र पर भी चढ़ाए जाते हैं। लैला और सुल्ताना ने मेरी हदायत के मुताबिक सानी और अली पर अमल किया था। उनकी शख्सियत बदल दी थी ताकि वो अमेरिका के जिस स्टेट, जिस शहर में रहे वहां उन पर कोई शोभा न करे। दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले उनके दिमागों में आ सकते थे। चोर ख्यालात पढ़ने से यही मालूम होता कि वो अपने पासपोर्ट और दीगर अहम कागजात के मुताबिक अमरीकी शहरी हैं। अली का नाम जॉन कार्लो था और सानी का नाम सिल्वाना जोसेफ। वो दोनों अपनी पिछली जिंदगी भूले हुए थे, लिहाजा उनके चोर ख्यालात उन्हें सानी और अली नहीं कह सकते थे। शख्सियत की तब्दीली के बावजूद उनकी तमाम गैर मामूली सलाहियतें बहाल थीं। वो पहले की तरह ज़हीन, हाजिर दिमाग और नाकाबिले शिकस्त फाइटर थे। सोनिया, रसवंती, लैला और सुल्ताना इस ख्याल से मुत्तफिक थी कि अब अली और सानी को शादी कर लेना चाहिए। वह दोनों इस अहम मामले को अरसे से टालते आ रहे थे, लिहाजा ये तरीका इख्तियार किया गया कि तनवीमी अमल के जरिए ये उनके दिमागों में नक्श कर दिया गया कि सिल्वाना की ज़िंदगी में जॉन कार्लो आएगा और जॉन कार्लो जल्द ही सिल्वाना को देखने वाला है। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। मोहब्बत और शादी के मरहलों तक पहुंचाने के लिए उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो अपने कुदरती जज्बात को नहीं दबाएंगे और बाकायदा मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही के बाद अली तैमूर शिकागो की तरफ गया था। सानी पारस के साथ न्यूयॉर्क आई थी। लैला और सुल्ताना ने तनवीमी अमल के बाद आपस में यह तय किया था कि दूसरे दिन सोनिया सानी को अली के करीब शिकागो पहुंचा देंगे, लेकिन वो दोनों बहनें भी शहर रूम में सोनिया, अल्पा और पारस के मामलात में मसरूफ़ रहीं और कभी मेरे पास पाकिस्तान में रिश्वतखोर अफसरान और दूसरे ओहदेदारों को ट्रैप करती रहीं। इन मसरूफियात के बायस वो 3 दिन तक सानी और अली को अटेंड न कर सकीं। वैसे भी इत्मीनान था कि वो दोनों नादान बच्चे नहीं हैं। शख्सियत की तब्दीली के बावजूद गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं। वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। वो यहाँ से फुर्सत पाते ही अली और सानी को मिलाना चाहती थीं, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो गुजरता जाता है और इंसान को गैर मुतवक्का हालात से गुजारता जाता है। अली उर्फ जॉन कार्लो किंग फर्नांडो की कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक इंजीनियर था। किंग फर्नांडो मेरा जांबाज दोस्त था। मेरी दोस्ती की खातिर अमरीकी हुक्मरानों की नज़रों में खटकता रहता था। बेशुमार जासूस इस ताक में लगे रहते थे कि वो किन ज़राई हथकंडों से मेरी मदद करता है और मेरे बेटों को इस मुल्क में पनाह देता है। लेकिन हमारा तरीक़ाकार ऐसा होता था कि कोई जासूस आज तक उसके खिलाफ कोई सबूत हासिल नहीं कर पाया। फिलवक्त अमरीकी हुकूमत में 4 ख्यालख्वानी करने वाले थे। एक का नाम पास्को रूट, दूसरे का नाम जॉन लोम्बोर्डा, तीसरे का नाम फ्रेजर था। उसे मेरा हमशक्ल बनाया गया था। चौथी ख्यालख्वानी करने वाली एक लड़की रायमा जान थी। ये तमाम ख्यालख्वानी करने वाले मुख्तलिफ शहरों के सुराग रसानों से रब्ता करते थे।
वह सुराग रसान जिसे मशकूक समझते थे वो चारों ऐसे मशकूक अफराद के चोर ख्यालात पड़ते थे। अब तक उनके मुतवक्का दुश्मनों में से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। राइमा जान को किंग फर्नांडो के तमाम मुलाजमीन का मुहासबा करने पर मामूर किया गया था। मुलाजिम हजारों की तादाद में थे और कई शहरों में अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे। राइमा शिकागो में काम करने वालों के चोर ख्यालात पढ़ने आई थी। उसे हॉलीमैन ने भेजा था। उसे उम्मीद थी कि मशीन को तबाह करने वाले किंग फर्नांडो की पनाह में होंगे, जो उसके मेहमान या मुलाजमीन के रूप में छुप कर रह सकते हैं। किंग फर्नांडो के बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले जो मेहमान शिकागो आए थे, सुराग रसानों ने पहले उनसे मुलाकात की। उन सुराग रसानों के जरिए राइमा मेहमानों के ख्यालात पढ़ती रही। वह सब अमरीकी बिजनेसमैन थे और कारोबार के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों से आए थे। शिकागो ईस्ट में एक 20 मंजिला इमारत तामीर हो रही थी। राइमा आउटिंग के इरादे से वहां गई। मजदूरों, कारीगरों और इंजीनियरों से बातें करती रही। पता चला जॉन कार्लो नामी एक इंजीनियर 13वीं मंजिल पर है। एक आर्जी लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचा जा सकता था, मगर आर्जी लिफ्ट से उसे डर लगता था। दूसरे, पूरी अमरीकी कौम 13 के हिंसे को मनहूस समझती है। राइमा भी यही समझती थी, इसलिए 13वें फ्लोर पर जाना नहीं चाहती थी। उसने सुपरवाइजर से कहा, अपने साहब को नीचे बुलाओ, मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। सुपरवाइजर ने कहा, सॉरी मिस, साहब असूलों के बहुत पाबंद हैं, ड्यूटी के वक्त किसी से मुलाकात नहीं करते। क्या ऊपर इंटरकॉम नहीं है? जी हाँ, इंटरकॉम से बात हो सकती है। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर 13वीं मंजिल से राब्ता किया, फिर कहा, मिस्टर कार्लो से कहो, एक साहबा बात करना चाहती हैं। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वह थोड़ी देर तक इंटरकॉम पर चीखता रहा, फिर रिसीवर रखकर बोला, सॉरी, ऊपर हैवी जनरेटर और ड्रिल मशीनें चल रही हैं, उनके शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। राइमा ने सुपरवाइजर के दिमाग में रहकर सुना। वाकई वहां बहुत ज्यादा शोर था। दूसरी तरफ से बोलने वाले की कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। सुपरवाइजर ने कहा, मिस, आप ऊपर चली जाएं, मैं 13वीं मंजिल पर नहीं जाऊंगी। आप 12वीं पर जाएं और वहां मिस्टर कार्लो को बुला लें। यह तरीका मुनासिब था। वह 13 अदद की नहूसत से महफूज रह सकती थी। सुपरवाइजर ने उसे एक डिब्बे नुमा लिफ्ट में चढ़ा दिया। वहां 2 लिफ्टें थीं, एक ऊपर जाती थी, दूसरी नीचे आती थी। राइमा 12वीं मंजिल पर पहुंच गई। वहां मजदूरों के इंचार्ज से बात की, पहले उसके ख्यालात पढ़े, फिर मुतमईन होकर बोली, मिस्टर जॉन कार्लो कहाँ हैं? वो 13वीं मंजिल पर हैं, हमारे पास आए थे, फिर जरूरी काम से लिफ्ट के जरिए नीचे गए हैं। मैं ऊपर मिलने आई हूं, वो नीचे गई हैं। क्या मुसीबत है? लिफ्ट मौजूद है, आप नीचे जाएं, मुलाकात हो जाएगी। वो नीचे जाने वाली लिफ्ट में आई। इतनी देर में शुबा पैदा हो गया कि वह मिलने से कतरा रहा है। शायद उसे ऊपर आते देखकर नीचे भाग गया है। वो लिफ्ट के जरिए नीचे आई। फिर सुपरवाइजर की मल्टी कलर छतरी के नीचे आकर बोली, कहाँ है मिस्टर कार्लो? तुम ऊपर गई, वो नीचे आ गए, फिर एक जरूरी नक्शा लेकर अभी अभी ऊपर गई हैं। वो मेज पर घुंसा मारकर बोली, ये क्या मजाक है? मैं ऊपर जाती हूँ वो नीचे आता है, मैं नीचे आती हूँ वो ऊपर जाता है। वो कौन है? मुझसे मुंह क्यों छुपा रहे? उसे अपने पीछे आवाजें सुनाई दी। क्या बात है? आवाज में ऐसी मर्दानगी थी कि दिल को लगती थी। राइमा ने घूमकर पीछे खड़े हुए अली को देखा। उसे यूं लगा जैसे पहाड़ के नीचे आ गई है। वो आगे बढ़कर सुपरवाइजर से कह रहा था, आंखें खोल कर काम करो, तुमने दूसरा नक्शा दे दिया था, मुझे फिर ऊपर से नीचे आना पड़ा। बाय द वे, ये मिस इस कदर क्यों चीख रही हैं? वो नक्शा बदल कर देते हुए बोला, सर, ये आपको तलाश कर रही हैं? अली ने उसे देखकर कहा, मेरे ख्याल में मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर जान पहचान करने आई हो तो अपने ब्लाउज की जिप लगाओ। वो उसके चोर ख्यालात पढ़ना चाहती थी, पढ़ना भूलकर दोनों हाथ पीछे ले गई। जिप अच्छी तरह लगी हुई थी। वह झुंझलाकर बोली, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो? तुम क्यों बन गई? कोई कहेगा कौवा कान ले गया, तो तुम कौवे के पीछे दौड़ोगी? क्या तुम्हें अपने बदन पर कान की मौजूदगी और लिबास के दुरुस्त होने का यकीन नहीं रहता? यो शट अप, मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। इसका मतलब है मेरी तलाश खत्म हो गई है। शुक्रिया, मुझे बहुत से काम करने हैं। वह जाने लगा। राइमा उसके दिमाग में गई, लेकिन ख्यालात पढ़ने से पहले वो जाते जाते पलट कर बोला, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि गुस्से में बोलते वक्त तुम्हारे होंठों के जाविये बदलते हैं, जिसकी वजह से होंठों की सुर्खी फैल जाती है? वो फिर पलट कर जाने लगा। हसीन लड़कियां अपने चेहरों पर जरा सा भी नुक्स बर्दाश्त नहीं करती। मेकअप में जरा सी गड़बड़ हो तो आईना देखकर उसे फौरन दुरुस्त कर लेती हैं। राइमा ने फौरन ही परस में से बेबी आईना निकाल कर देखा। सुर्खी नहीं फैली थी, लबों की लाली बड़ी दिलकश थी। उसने गुस्से से दूर जाते हुए अली को देखा, फिर दौड़ती हुई उसकी तरफ जाने लगी। वो लिफ्ट के अंदर जाकर खड़ा हुआ तो वो भी अंदर आ गई। उसके सामने तनकर बोली, मैं तुमसे समझ लूंगी अगर मैंने तुम्हें। वह बात पूरी न कर सकी। लिफ्ट झटके से ऊपर जाने लगी तो अपना तवाजन कायम न रख सकी, अली पर आकर लद गई। वो बोला, क्या तुम इसी तरह समझने का दावा कर रही हो? उसने फौरन ही अलग होकर एक रॉड को पकड़ लिया। रॉड पर लगा हुआ रंग अभी कच्चा था। उसने अली से अलग रहने की धुन में रंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऊपरी मंजिल से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी गिर रही थी। अली ने एक हाथ से अपने चेहरे को साफ किया। उसने भी मिट्टी साफ करने के लिए हाथ फेरा तो हाथ में लगा हुआ रंग चेहरे पर जगह जगह लग गया। अली ने ऊपर पहुंचकर कहा, तुम्हारी जैसी बदहवास लड़की को आईना देखते रहना चाहिए, कार्टून लग रही हो।
अब मैं तुम्हारी बातों में आकर आईना नहीं देखूंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? मुझसे ना पूछो, मेरी बात का जवाब दो। किस रिश्ते से लड़ने के लिए 13वीं मंजिल पर आई हो? क्या? वो चीख कर बोली, ये 13वीं मंजिल है। नहीं, मैं 13वीं मंजिल पर नहीं आऊंगी। जवाब नहीं है। आ चुकी और कहती हो नहीं आओगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही कब था? वहां काम करने वाले पलट पलट कर राइमा को देख रहे थे और हंस रहे थे। वो एक मजदूर के पास आकर बोली, क्यों हंस रहे हो? क्या मैं कार्टून नजर आ रही हूं? मजदूर ने कहा, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, आईना देख लो। यू शट अप, तुम अपने साहब से मिले हुए हो, साहब जो बोलता है वही बोलते हो, मैं आईना नहीं देखूंगी। फिर वो मजदूरों के इंचार्ज के पास आकर बोली, तुम माकूल और संजीदा लगते हो, फिर मुझे देखकर क्यों हंस रहे थे? वो बोला, तुम मेरी बेटी जैसी हो, प्लीज आईना देखो। राइमा ने कनखियों से अली को देखा। वो मजदूरों को नक्शा दिखाकर कुछ हदायत दे रहा था। मौका गनीमत जानकर उसने फौरन ही परस से बेबी आईना निकालकर अपनी सूरत देखी तो चीख पड़ी। अली ने पलटकर पूछा, अब क्या हुआ? वह घुंसा दिखाकर दांत कचकचाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। वो हाथ मारती तो अली के लिबास पर भी रंग लग जाता। उसने दोनों हाथों को पकड़कर पूछा, तुम्हें पागल खाने से किस अहमक डॉक्टर ने छुट्टी दी है? वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख कर बोली, मैं पागल नहीं हूं। क्या ये पागलपन नहीं है कि मुझे तलाश करती हुई आई हो और मुझे इल्जाम दे रही हो कि तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं? इंचार्ज ने पूछा, मिस तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? इस सवाल पर वह चौंकी। याद आया कि जॉन कार्लो के ख्यालात पढ़ने आई थी, लेकिन कार्लो उसे मामूली बातों से यूं उल्लू बनाता रहा था कि वो अपने आने का मकसद भूल गई। लेबर इंचार्ज ने उसे कैरोसिन ऑयल और कपड़ा लाकर दिया ताकि वह चेहरे से रंग छुड़ा ले। वो आईना देखकर रोने लगी। इतने हसीन चेहरे की इंसल्ट हुई थी। फिर वो महंगा मेकअप और कीमती परफ्यूम इस्तेमाल करती थी। कैरोसिन तेल की बू से उबकाई आ रही थी। उसे यह सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जॉन कार्लो ने उसे बहुत तंग किया था, मगर अजीब बात थी कि उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। इसके बावजूद गुस्सा दिखाना अच्छा लग रहा था। बाज लड़कियां तंग करने वाले जवानों को पसंद करती हैं। वो सोच में पड़ गई, क्या मैं इसे पसंद करने लगी हूं? फिर उसने चौंक कर सोचा, मुझे क्या हो गया है? मैं इसके ख्यालात पढ़ना चाहती हूँ। फिर दूसरी तरफ भटक जाती हूँ। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी, इसके ख्यालात पढ़ूंगी। फिर वो आईना देखते देखते अली के अंदर पहुंच गई। उसके ख्यालात बताने लगे कि वो आबा व अजदाद के ज़माने से अमरीकी है। उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से डिप्लोमा हासिल किया है। पिछले 2 बरस से किंग फर्नांडो के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इंजीनियर की हैसियत से काम करता रहे। पिछले 2 दिन से मौजूदा प्रोजेक्ट में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे। राइमा ने उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछा। उसके ख्यालात ने कहा, मेरी मम्मी और डैडी अटलांटा में है, एक बड़ा भाई इसराइल में है। उसकी सोच ने मम्मी के तौर पर लैला का पता बताया। वह अटलांटा में डमी शौर के साथ रहती थी। इसराइल में रहने वाले बाबा साहब के दायरे के एक जासूस का पता भाई के तौर पर बयान कर दिया। ये सारी बातें लैला ने उस पर अमल करते वक्त ज़हन नशीन करा दी थीं। राइमा ने अपनी टीम के सुराग रसानों को वो तमाम पते नोट करा दिए ताकि जॉन कार्लो के चोर ख्यालात की तस्दीक हो सके। फिर उसने पूछा, शादी हो गई? कार्लो की सोच ने कहा, मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई लड़की नहीं आई। राइमा उसकी सोच में बोली, मैं इतना खूबसूरत और स्मार्ट हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी में कोई हसीना क्यों नहीं आई? कार्लो की सोच ने कहा, यूं तो बेशुमार लड़कियां मुझ में दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन मेरा दिल किसी पर नहीं आता। मेरा दिमाग एक ऐसी हसीना की बातें करता है जिसे मैंने देखा नहीं है। वो ख्वाब में आती है, उसका चेहरा नजर आता है, वो कहती है जल्द ही मेरी जिंदगी में आएगी। जब चेहरा साफ नजर नहीं आता है तो उसके आने पर उसे कैसे पहचानोगे? मैं उसे नाम से पहचान लूंगा। वो अपना नाम सिलवाना बताती है। वो उसके ख्यालात पढ़ने में गुम हो गई थी। इस बात का होश नहीं था कि चेहरा साफ हो गया है। फिर भी वो आईना देखती जा रही थी।